अमेरिका ने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिका का ईरान पर 180 सेकेंड का अटैक। तो अमेरिका ने सिर्फ 3 मिनट में अपने ऑपरेशन को पूरा किया है। ऑपरेशन के बाद सुरक्षित लौटे हैं सभी विमान। तो इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी कही। साथ ही साथ प्रेस ब्रीफिंग में भी उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के बाद से सभी विमान वापस सुरक्षित लौट आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद दिया, बधाई दी और कहा कि हम दोनों टीम के तौर पर काम करते हुए और इस पूरे घटना को अंजाम देते हुए। तो बेंजामिन नेतन्याहू की भी प्रतिक्रिया इसके ऊपर सामने आई। उन्होंने भी अमेरिका का धन्यवाद दिया है और उनको बधाई दी है। तो अब अमेरिका के इस पूरे युद्ध में डायरेक्ट एंट्री होती हुई और देखना होगा कि ये युद्ध कहां जाएगा। मेरे साथ इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका भारत एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से यह अटैक किया गया और ईरान अब चूंकि कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई भी रेडिएशन नहीं फैला है, तो ट्रंप के दावों में कितना दम आप देख पा रहे हैं? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, बहुत बड़ा हमला किया है और उसके जो फोर्डो, नतांज और इस्फहान जो न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है। और अमेरिका ने इस पूरी प्रक्रिया में अपने जो बंकर बस्टर जो 30,000 पाउंड्स के बॉम्ब्स थे उसने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से ड्रॉप किया और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को लेकर के अमेरिका का आज का ट्रंप प्रशासन हो, पहले के जो भी बाइडेन प्रशासन रहा हो या ओबामा प्रशासन रहा हो या बुश प्रशासन रहा हो, सभी ने इस बात को समय समय पर कहा था कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इजराइल तो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एक्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता रहा है। तो ऐसे में जब इन दोनों राष्ट्रों को इस बात का असेसमेंट हुआ कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ तेज गति से कदम बढ़ा रहा है, IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक जो हाल में हुई थी उसमें भी ये माना गया था कि ये जो कदम है इजराइल ये ईरान तेज गति से बढ़ा रहा है। तो ऐसे में ये जो हमला था वो संभावित था। लेकिन अब इस हमले के बाद अब ये देखना होगा कि ईरान का कैसा रिस्पांस रहता है। यदि ईरान जो कि कुछ रिस्पांस तो वो अवश्य करेगा अपने राष्ट्र की जनता को दिखाने के लिए, कुछ अपने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए कि वो उस पूरी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो कमजोर नहीं है, वो ऐसी कार्रवाई तो जरूर वो करेगा। लेकिन कोई अगर बड़ा जो सरप्राइज जो रिस्पांस यदि इजराइल और अमेरिका के विरुद्ध ईरान करने से बचता है तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। यदि ईरान ने कोई बड़ा स्केल का जाकर के कोई सरप्राइज अटैक किया, किसी तरीके से अमेरिका के बेसिस को या इजराइल को बड़ी क्षति पहुंचाई, तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल और भी ज़्यादा बड़ी कार्रवाई ईरान के विरुद्ध कर सकते हैं, जो कि वहाँ की जो इस्लामिक रिजीम है उसके लिए भी एक डिवास्टेटिंग साबित हो सकता है, उसके लिए भी एक तबाही का कारण बन सकता है। एक रिजीम चेंज की भी स्थितियाँ ऐसी स्थिति में बन जाएंगी। जहाँ तक ईरान के साथ अन्य राष्ट्रों के या किसी महाशक्ति के खड़े होने का प्रश्न है, तो मैं ऐसा नहीं देखता कि वहाँ ईरान के साथ रशिया या चाइना कोई डायरेक्ट तरीके से उस तरीके से खड़े होने जा रहे हैं जैसा कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। और महाशक्तियाँ रशिया और चाइना जैसे जो राष्ट्र हैं वो जाहिर है कि अपने अपने हितों को भी ध्यान में रखते हुए और इस बात की आशंकाओं को भी ध्यान में रखते हुए कि यदि उन्होंने कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन किया तो ये जो पूरी स्थिति है ये वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है, जो कि एक न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो सकता है और एक जिसे कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि न्यूक्लियर युद्ध का मतलब हुआ सर्वनाश, एक मैट की सिचुएशन, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की सिचुएशन ये पैदा करेगा जिसमें कि कोई महाशक्ति नहीं जाना चाहेगी, कोई विश्व का नेता नहीं जाना चाहेगा। रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है 3.5 वर्षों से के लगभग का हो चुका है, लेकिन आज तक रशिया ने नेटो की टेरिटरी में एक कोई सिंगल गोली तक नहीं चलाई है। और अमेरिका और रशिया ने भी अमेरिका और नेटो ने भी रशिया की टेरिटरी पर कोई सिंगल गोली तक नहीं चलाई है, क्योंकि ये जानते हैं, महाशक्तियां जानती हैं कि जिस दिन उन्होंने एक दूसरे को डायरेक्ट तरीके से शूट करना शुरू कर दिया उस दिन ही तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और जो कि सर्वनाशी
साबित हो सकता है, जो कि नाप की युद्ध में बदल सकता है। तो इसी वजह से मैं देखता हूं कि जो चाइना और रशिया का जो रिस्पॉन्स है वो एक बयान देने तक, या कुछ संभव है कि यदि इसराइल से कुछ आर्म्स की सप्लाई वगैरह की बात करें तो संभव है कि इसराइल और ईरान को रशिया कुछ आर्म्स की सप्लाई जरूर कर सकता है। और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान ने रशिया को कामिकाजी ड्रोन्स प्रोवाइड कराए थे, उस तरीके की कुछ सप्लाई अवश्य हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा मैं ऐसा नहीं देखता कि चाइना और रशिया ईरान के पक्ष में कोई डायरेक्ट तरीके से सामने आने जा रहे हैं। जहां तक इस्लामिक वर्ल्ड की बात है तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी जो शिया सुन्नी का जो डिवाइड है वो बहुत गहरा है। ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के सऊदी अरबिया, यूएई तथा सुन्नी वर्ल्ड के जो राष्ट्र है वो भी सशंकित रहते थे, और यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता तो ऐसे में जो सऊदी अरबिया भी न्यूक्लियर वेपन्स की मांग करता, और टर्की भी जो कि नया खलीफा मुस्लिम वर्ल्ड का बनना चाहता है वो भी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ता। तो ऐसे में ये पूरी सिचुएशन थी वो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग साबित हो सकती थी। तो अमेरिका की एक ये भी चिंता रही है कि ईरान आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, सपोर्ट करता है, चाहे हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, सभी ईरानियन प्रॉक्सीज हैं। तो यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो इन न्यूक्लियर वेपन्स को संभव है कि इस तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते थे कि वो आतंकियों के हाथ में भी पड़ सकते थे। जिस तरीके से आतंकियों के पास हिजबुल्लाह, हूती, अन्य आतंकियों के पास ईरान ने बड़ी मिसाइल्स उसको ट्रांसफर की है, तो ऐसे में तो नापकी जो हथियार है वो आतंकियों के हाथ में भी पड़ सकते थे। तो अनेक ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी की वजह से अमेरिका इस बात के लिए संकल्पबद्ध था कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देगा। और ईरान की तरफ से अमेरिका को और इजराइल को लेकर के डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल और होलोकॉस्ट को डिनाई करना, और ईरान के सुप्रीम लीडर का ये कहना कि वो ईरान को, इजराइल को वर्ल्ड मैप से ही मिटा देंगे, इस तरीके की बातें जो लगातार ईरान की तरफ से कही जाती रही, और अपने बयानों में वो पूरी यहूदी आबादी को ही टारगेट करते हैं, चाइनिस्ट रिजीम करके वो बात करते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी ईरान का जो पोस्चरिंग थी वो भी बहुत ही एग्रेसिव रही, और इसका परिणाम ये हुआ कि आज अमेरिका ने सीधी कार्रवाई करते हुए अपने इस संकल्प को उसने एक तरह से सिद्ध किया है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बड़ा एक्शन है, लेकिन अब ईरान के रिस्पांस का स्केल क्या होता है इस पर आगे के सिनेरियो डेवलप करेंगे। अमेरिकी हमले पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी हमले की निंदा की है। तो अमेरिकी हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, हमला विश्व शांति के लिए चिंता का विषय है। तो अराजक और आपराधिक व्यवहार काफी चिंताजनक है। तो इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। तो आज सुबह की घटनाएं अपमानजनक हैं और इनके परिणाम हमेशा के लिए होंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को इस बेहद खतरनाक, अराजक और आपराधिक व्यवहार से चिंतित होना चाहिए। तो एक एक करके रिएक्शंस सामने आते हुए, क्योंकि अब देखिए अमेरिका ने जो ये कदम उठाया है, जो 3 न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमला किया है, उसके बाद से कई रिएक्शंस अब आने शुरू हो गए हैं। तो किसी का कहना है कि अमेरिका के द्वारा किया गया ये हमला ठीक था, क्योंकि ईरान को रोकना बेहद जरूरी, लेकिन साथ ही साथ कईयों का ये भी कहना है कि जो किया है अमेरिका ने वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेरे साथ लगातार संजीव श्रीवास्तव जी बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, उनके पास सीधा चलेंगे। तो संजीव जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हमले के बाद किस शांति की उम्मीद अमेरिका कर रहा है? ये कौन सी शांति है जो कि हमले के बाद आ रही है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाहिर है कि इस हमले के बाद अगर वो शांति की बात कर रहा है तो उसका वो इस तरीके की मंशा के साथ ये बात कह रहा है कि अब क्योंकि ईरान को हमने एक भारी तबाही वहां पर उनके ऊपर इम्पोज की है, बहुत बड़ा हमला कर दिया है, और ईरान के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपने आप की रक्षा करे और कोई भी फर्दर आगे कार्रवाई न करे, क्योंकि ये जाहिर है कि अमेरिका की एक प्रेशर टैक्टिक्स है, और अमेरिका इसी तरीके की एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन को
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के ऊपर चला रखा है ताकि ईरान किसी तरीके से कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ आगे ना बढ़े, इजराइल को वो टारगेट ना करे। तो ये दबाव के और एक शक्ति के प्रदर्शन के साथ जो शांति की उम्मीद की जाती है वो वैसी शांति है। ये कोई विश्वास के आधार पर स्थापित की जाने वाली शांति की अपेक्षा अमेरिका नहीं कर रहा है, बल्कि शक्ति के आधार पर जो किसी भी एडवर्सरी को पूरी तरीके से दबाव में रख देना और उसको पूरी तरह से क्रिपल कर देना, उसको एक डिवास्टेटिंग ब्लो उसके ऊपर दे देना और उसके बाद ये अपेक्षा करना कि वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये उस तरीके की अपेक्षा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, वो सभी इस बात को लेकर के पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है कि ये जो ईरान है अगर कहीं से भी वो कोई रिस्पांस करता है तो उसको वो काउंटर उसका रिस्पांस फिर से कर सके। और अमेरिका के सारे बेसिस पूरी तरह से एक्टिव हैं और वो हाई अलर्ट मोड बनाए हुए हैं इजराइल के ऊपर। जैसा कि आपने बताया कि अभी भी हमले हो रहे हैं और संभव है कि ईरान के द्वारा इसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा और मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल रिस्पांस अवश्य करेगा, लेकिन उसके रिस्पांस का स्केल क्या होगा ये हमें देखना होगा। और ये यदि ईरान अपनी किसी तरीके का सरप्राइज अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध करता है रिस्पांस के तौर पे, तो जाहिर है कि ऐसे में सिचुएशन और अधिक एस्केलेट करेगी और ये फिर अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से कोई मिलिट्री एक्शन, एक बड़ा एक्शन फिर से वो ईरान की तरफ लेंगे और फिर ईरान की जो वर्तमान की जो सरकार है ये उसके लिए भी एक काफी डिवास्टेटिंग साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि ईरान किस तरीके से अब इस पूरी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करता है। मेरा ऐसा मानना है कि ईरान को बेहतर होगा कि वो इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा आगे ना बढ़ाए और अपनी जो पूरी स्थितियों को के ऊपर संयम बरते, रेस्ट्रेंट बरते। और मेरा और भारत की तरफ से भी आप देखिए तो भारत की तरफ से चाहे वो ईरान हो चाहे इजराइल हो, उसको यही सलाह रही कि इस दोनों पक्ष रेस्ट्रेंट बरतें, डी एस्केलेशन के लिए कार्य करें और अमेरिका को भी भारत की यही सलाह होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरी सिचुएशन ईरान के अब इस स्केल ऑफ द रिस्पांस के ऊपर निर्भर करेगी। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि जो विश्व के जिम्मेदार राष्ट्र हैं, भारत भी जाहिर है कि विश्व का एक बहुत ही प्रभाव रखने वाला एक वॉइस ऑफ विजडम, वॉइस ऑफ होप के तौर पर भारत देखा जाता है, जाना जाता है। और चूंकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपने भूमिकाओं को ठीक तरीके से पूरा करने में विफल साबित हो रहा है, जो उसकी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का जो मैंडेट था उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में जो अन्य महाशक्तियां हैं, क्योंकि अमेरिका भी इसकी पार्टी बन चुका है, तो ऐसे में जो अन्य भारत की, अनेक यूरोपीय राष्ट्रों की, अन्य विश्व के बड़े जिम्मेदार राष्ट्रों की ये जिम्मेदारी अवश्य बनती है कि वो बैकग्राउंड के माध्यम से ही एक ऐसे वातावरण को निर्माण करें कि जिससे कि ये सिचुएशन डी-एस्केलेट करे। और मैं मध्यस्थता की बात तो नहीं करता, भारत ऐसी कोई मध्यस्थता कभी स्वीकार कर नहीं सकता और भारत कोई भी मध्यस्थता जब तक सभी पार्टीज किसी मध्यस्थता के लिए भारत से न कहें, भारत ऐसी कभी कोई मध्यस्थता एक पार्टी के कहने पर नहीं करेगा। लेकिन जो भारत के द्वारा या अन्य जिम्मेदार राष्ट्रों के द्वारा एक ऐसे वातावरण को निर्माण की कोशिश जरूर की जा सकती है और की भी जानी चाहिए कि जिससे कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो और अधिक एस्केलेट ना करे, क्योंकि यदि सिचुएशन और अधिक एस्केलेट करती है तो इसका असर पूरे विश्व भर में होगा। यदि ईरान और इजराइल के बीच का और अमेरिका के बीच का ये युद्ध है वो और बड़ा रूप ले लेता है तो पूरा मिडिल ईस्ट रीजन पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो सकता है। वहाँ पे जो लेकिन संजीव जी, ये जो पूरा अभी सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए आज ही अमेरिका की तरफ से कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में साफ कह दिया कि ईरान को अब रुकना होगा, शांति पर बात करनी होगी, अगर नहीं मानेगा तो 9 दिनों में जो भारी तबाही उसने देखी है उससे बड़ी त्रासदी ईरान को देखने को मिलेगी। और अब देखिए ईरान मान भी नहीं रहा है, जैसे ये हमला हुआ उसके बाद उसने इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो क्या ये माने कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है या फिर आने वाले कुछ दिनों में इसकी शुरुआत हो जाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में कोई जाना चाहेगा। वर्ल्ड वॉर 3 सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर सस्टेनेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है और न्यूक्लियर वॉर में जीत हार उसमें किसी की नहीं होगी, सबकी तबाही होगी, सबकी बर्बादी होगी। तो ये तीसरा विश्व युद्ध जिसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड की सिचुएशन, उसमें कोई नहीं जाना चाहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि
जहां तक चाइना और रशिया के रिस्पांस का जी। प्रश्न है, तो बयान उन्होंने जरूर दिए हैं। अमेरिका के किसी इंटरवेंशन से बचने की उन्होंने चेतावनी भी दी थी। लेकिन ये मैं इस तरह से नहीं देखता कि जो रशिया और चाइना है वो ईरान के पक्ष में वैसे जाके खड़े हो जाएंगे जैसे अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है। और इस्लामिक वर्ल्ड की भी अगर बात करें तो वहां पर शिया सुन्नी का एक डिवाइड है, गहरा डिवाइड है। और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के सऊदी अरबिया, यूएई आशंकित रहते हैं। और यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेता तो सऊदी अरबिया भी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ता, टर्की भी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ता, तो पूरी जी। सिचुएशन और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाती। और लेकिन अब ये देखना होगा कि जो ये पूरे ईरान का रिस्पांस कैसा होता है, किस तरीके का रिस्पांस ईरान करता है या करने की मंशा रखता है या कर पाता है, ये सारी सिचुएशन अभी हमें आने वाले समय में उसको देखना होगा कि क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। लेकिन यदि ईरान ने कोई बड़ा और भी दुस्साहस करते हुए और भी बड़ी कार्रवाई की जी। और भी कुछ इजराइल के शहरों को टारगेट किया, अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया, अमेरिका को क्षति पहुंचाई, तो फिर ये स्पष्ट है कि अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। और ऐसे में जो ईरान की जो वर्तमान की जो इस्लामिक रिजीम है उसके ऊपर भी खतरे आ सकते हैं। और ये वहां पर रिजीम चेंज की भी संभावनाओं को हम रूल आउट जी। ऐसी स्थितियों में नहीं कर सकते। बिल्कुल और अमेरिका संजीव जी, ऐसी मैं संभावनाएं तो स्पष्ट बनी हुई है और अमेरिका भी यही चाहता है, तख्ता पलट की वहां पर पूरी कोशिश की जा रही है।